Hello everyone, myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Today we will learn chapter number 5, Introduction to M-Commerce, part 5. Student, last lecture we learned internet security threats, that is malicious code, sniffing technique, denial of service attack, cyber vandalism and spoofing technique. Okay, now in this lecture we are going to learn security measures. The security measures, it means what kind of precaution we have to take when we are using M-Commerce. So let's start it, student. So to prevent the various security threats, many security measures are taken. Let us discuss some of them. The first security measures is antivirus software. Everyone aware about the antivirus, right? Everyone use it. What is the use of antivirus? The use of antivirus is any kind of threats or viruses is not allowing to enter your computer. That's why you are installing antivirus software, and you can install it for 1 year, you can install it for 3 years. Nowadays there are many industry, they are making antivirus software. Okay, so let's start it. Antivirus software is a computer program that detects, prevents and takes action to remove the malicious code like viruses, worms and ट्रोजन हॉर्सेस फ्रॉम द इन्फेक्टेड सिस्टम. स्टूडेंट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या क्या डिटेक्ट कर सकता है. तो सबसे पहले वो हम लोग के जो भी कंप्यूटर के अंदर वायरस आते हैं, वर्म्स आते हैं या ट्रोजन हॉर्सेस जैसे इन्फेक्टेड वायरसेस है, उनसे हम लोग को प्रिवेंट करता है. अभी वर्म्स यानी क्या? वर्म्स का मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा. ये एक बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं, बट एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर जब भी कोई फाइल बनती है तो उसकी डुप्लीकेट फाइल बनते जाती है, राइट. यानी सपोज आपने कोई सॉन्ग का डेटा कॉपी किया तो सेम सॉन्ग की दूसरा नाम का एक डेटा वहाँ पे दिखाई देगा, बट एक्चुअली वो आप प्ले करने जाओगे तो वो प्ले नहीं होगा. इस तरीके से स्टूडेंट आपके कंप्यूटर में डुप्लीकेट फोल्डर जनरेट करना, डुप्लीकेट फाइल जनरेट करना, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्म्स टाइप ऑफ वर्म्स थ्रेट और वर्म्स वायरसेस, राइट. तो ये सारे चीज़ें अगर आपके कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्पेस ले ले तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क है वो विदाउट योर डेटा ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वायरस से भर जाएगी, जिसकी वजह से आपको कंप्यूटर फॉर्मेट करना पड़ेगा. तो अगर इन योर कंप्यूटर इफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज देयर देन इट कैन प्रिवेंट फ्रॉम दिस वायरसेस. ओके, वायरसेस को हम लोग मैलिशियस कोड भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है. टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर यू नीड गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. अ सिस्टम विदाउट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन इजीली बी टारगेटेड बाय मैलिशियस कोड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑन इंटरनेट. अभी हम लोग बात करेंगे अगर सपोज मैं एंटीवायरस नहीं परचेस करता हूँ तो क्या प्रॉब्लम आती है. तो जब भी अगर एंटीवायरस नहीं होगा और आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, आप इंटरनेट से कोई भी सॉन्ग या कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो, उस वक्त वो वायरस आपके कंप्यूटर में एंट्री करता है. विदाउट इन्फॉर्मिंग द यूजर द वायरस विल एंटर इन द कंप्यूटर एंड इट विल डैमेज योर कंप्यूटर सिस्टम. द प्रॉब्लम्स एंड डैमेज that are caused by infection can be extremely varied. The infection may be simple as causing strange noises, pop-ups and other annoying things of the system. अभी इन्फेक्शन किस किस चीज़ के हो सकते हैं, मतलब इन्फेक्शन क्या कैसे होते हैं. तो एक जैसे कि स्ट्रेंज नॉइस, आपके सिस्टम में से कोई वॉइस आते हो रहेगा, आपको डिस्टर्बेंस होगा, या कोई पॉपअप ओपन होना. अभी आप वर्क कर रहे हो कुछ और पर अचानक कोई भी सिस्टम में पॉपअप ओपन होना, बार बार मैसेज देना, अलर्ट मैसेज देना. तो इस टाइप के ये जो पॉपअप्स होंगे या स्ट्रेंज नॉइज होगा, ये आपको डिस्टर्ब करते रहेगा. इट मे डिलीट द फाइल्स एंड स्लो डाउन द सिस्टम और also can damage the hardware or destroy the entire computer system.
स्टूडेंट ये जो वायरस है इससे आपके कंप्यूटर के अंदर के फाइल डिलीट हो सकते हैं, या आपका कंप्यूटर को स्लो हो जाएगा, या वो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर सिस्टम को या कंप्यूटर के एंटायर सिस्टम को भी वायरस डैमेज कर सकता है। इसीलिए whenever you are purchasing laptop computer you should purchase antivirus software. Once a system is infected by virus it will spread by attaching to other program and files within the system. और एक बार अगर आपका सिस्टम वायरस से इन्फेक्ट हो गया तो वो स्प्रेड होगा, जिसके साथ जो भी अटैच होगा। यानी एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, अभी का जो लाइव एग्जांपल, जैसे कि कोरोना वायरस जो है वो किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है स्टूडेंट। अगर वो एक पर्सन के अंदर कोरोना डिटेक्ट होता है और उसके संगत में दूसरे लोग आते हैं तो वो उससे कोरोना लेके उनके घर जाते हैं, उनके घर वालों को भी ये कोरोना स्प्रेड होता है। तो यानी एक जगह से ये कोरोना वायरस जो है वो मल्टीपल पीपल में जिस तरीके से स्प्रेड होता है स्टूडेंट, उसी तरीके से ये कंप्यूटर में जो वायरस है ये इसी तरीके से स्प्रेड होते हैं। लाइक एग्जाम्पल, इफ in your computer any virus is enter and if you are attaching pen drive, copying movie or songs or game or the study material and you giving to your friend, at that time the same virus will enter in his system. So you have to keep in mind whenever you are entering the pen drive from other person in your computer, antivirus should be there, so it will detect the viruses and it will remove from that pen drive or any kind of device which is attached to your system. ओके, तो अगर आपने किसी भी पर्सन का पेन ड्राइव आपके सिस्टम में अटैच किया और वो पेन ड्राइव में अगर वायरस है तो उसके लिए हम लोग के पास एंटीवायरस है, जिससे कि कोई भी वैक्सीन अगर बनती है तो वायरस को रोकती है। उसी तरीके से स्टूडेंट ये एंटीवायरस जो है, एंटीवायरस की वजह से वायरस जो है आगे स्प्रेड होना स्टॉप हो सकता है। ये बात कर रहे हैं हम लोग कंप्यूटर के वायरस की। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज once a system is infected by virus it will spread by attaching the other program and file within the system. Okay, virus not only replicates itself within the system but can also spread to the other system by taking control of the user email and sending out copies of itself to those in the user control list contact list. स्टूडेंट देखना ये वायरस किस तरीके से वर्क होता है। तो वायरस सिर्फ इतना ही नहीं कि वो रिप्लिकेट करता है खुद को, यानी मैंने जैसे बताया कि आपको एक रिप्लिका बनती है, न्यू फोल्डर का 2-3 फोल्डर बन जाएंगे, सॉन्ग होंगे तो उसका डुप्लीकेट फाइल बन गया, रिप्लिका बनाते हैं। तो उतना ही वर्क नहीं, इसके अलावा वो आपके सिस्टम का जो कंट्रोल है उसमें, जैसे कि आप मान लो कि किसी को ईमेल सेंड कर रहे हो तो ईमेल के साथ आप जो भी कंप्यूटर के अंदर से आप डॉक्यूमेंट भेजोगे, आपके जो भी ईमेल के अंदर कॉन्टेक्ट लिस्ट होगी उनके साथ वो मेल के साथ जो आप डेटा भेजते हो उसके साथ ये वायरस भी सेंड होता है। द मोस्ट कॉमन वे अ सिस्टम इज अटैक इन थ्रू इन्फेक्टेड अटैचमेंट एंड टू ईमेल एंड दिस अटैचमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। यस, अगर क्या क्या आप भेजते हो उस वक्त ये वायरस जाने के चांसेस है, जैसे कि पिक्चर भेजोगे, वीडियो भेजोगे, साउंड क्लिप भेजोगे या कोई भी टाइप की फाइल कैन बी अटैच टू एन इमेज। जब भी आप ये सेंड करोगे कोई भी यूजर को उस वक्त वो फाइल के साथ वायरस जाने के चांसेस है। तो इन्फेक्शन कैन आल्सो बी स्प्रेड थ्रू इंटरनेट डाउनलोड, और इस तरीके से इन्फेक्शन जो है वायरस का वो इंटरनेट डाउनलोड पे भी अफेक्ट करता है और दूसरे के सिस्टम में वो एंटर करता है। तो टू प्रिवेंट harm to the system, the antivirus software scan the downloaded files and the entire computer system in order to detect the presence of an infection. तो इसके लिए स्टूडेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है which is scan whatever you download in your computer, whatever you copy in your computer, the any kind of devices if you attach, it will be scanned first, and after that if there is a virus free then only your computer system will allow to copy that data in your computer. So today we have antivirus software for mobile devices, also due to prevalent use of internet on these devices. Nowadays student, antivirus software is allowing for mobile also, means if you want to purchase antivirus software for mobile
it is available in the market. You can find a large range of antivirus software in the market. So antivirus software is critical to be installed and kept updated regularly on the कंप्यूटर. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो आपको रेगुलर इसको रिन्यू करना है, अपडेट करना है. दैट यू हैव टू update, keep this thing in mind, because if you not update it, if you not renew it, it will be not work. Okay student, then the next topic is a firewall. Okay, now what is the firewall? Actually the firewall is nothing but it is using for the transferring data in LAN or WAN. Okay, now what is actually LAN student? LAN it means local area network. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हमारे स्कूल में जो कंप्यूटर लैब है उसमें जितने भी कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरनेट केबल से जुड़े हुए हैं, राइट. तो अगर वो कंप्यूटर में किसी भी यूज़र को कोई भी डेटा कॉपी करना है दूसरे सिस्टम में, तो वो सडनली उस सिस्टम के अंदर मतलब उतने एरिया के अंदर वो डेटा पास कर सकता है, जिसको हम लोग बोलेंगे लैन. लैन यानी एक रूम के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर वो डेटा हम लोग कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क. और वैन जो है स्टूडेंट वो है वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क इट इज़ द ग्लोबल नेटवर्क. ग्लोबल नेटवर्क इट मीन्स कि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, जो फाइल हम लोग भेजेंगे वो वर्ल्ड के कोई भी पर्सन को हम लोग सेंड कर सकते हैं बाय यूज़ ऑफ वैन. अगर कोई भी डेटा हम लोग को एक्सेस करना है तो वैन के थ्रू हम लोग कोई भी डेटा in the whole world whatever we want we can access. Okay student, चलो तो स्टार्ट करते हैं. फायरवॉल. companies having their own website have to control the access to the network services both inside and outside the company network. अभी स्टूडेंट जो भी कंपनी है यानी जितने भी बैंक्स होंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होगी, सॉफ्टवेयर कंपनीज होगी, तो उनकी खुद की वेबसाइट है, राइट. तो हर वेबसाइट पे उनका खुद का एक कंट्रोल है जहाँ से हम लोग कोई भी नेटवर्क सर्विस एक्सेस करते हैं, जब भी मतलब रिक्वेस्ट भेजना, उसको रिस्पांस देना, तो ये एक नेटवर्क में होता है, राइट. जैसे कि मान लो अगर हम लोग कोई भी बैंक की वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं तो वो उनके नेटवर्क के थ्रू आ रही है, उनका वहाँ से एक सर्वर वहाँ से रिस्पॉन्स कर रहा है, तभी जाके हम लोग हमारे यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू कोई भी बैंकिंग ऐप ओपन कर सकते हैं, right. The most commonly used network protection barrier between the company's network and outside world is a firewall. और जो मेन जो है फायरवॉल का वर्क जो है वो कहाँ पे है, तो जब भी हमारा कंपनी का जो नेटवर्क है यानी कंपनी, एक कंपनी जिसकी जो वेबसाइट है जब वो यूज़र के कांटेक्ट में आती है, मतलब बहुत सारे यूज़र के, तो उन बीच में जो कांटेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैन जो है, मान लो कि ये लैन है और ये वैन के बीच में जो मेन बैरियर जो है जिसको हम लोग बोलते हैं फायरवॉल. ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क प्रोटेक्शन बैरियर, एंड इट इज़ यूजिंग फॉर द कंपनीज नेटवर्क एंड आउटसाइड द वर्ल्ड. ये हमारा कंपनी का नेटवर्क हो गया. मान लो कि ये एक आपका एक बैंकिंग वेबसाइट के एक सर्वर्स है जहाँ से कोई भी ये यूज़र्स जो है वो डेटा एक्सेस करना चाहेंगे तो उनको ये फायरवॉल के थ्रू ही गुजरना पड़ेगा. यानी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर यहाँ से पास होगी तो वो फायरवॉल चेक करेगा, फिर यहाँ पे जाएगी और यहाँ से भी कोई डेटा रिस्पॉन्स करेंगे तभी ये पहले फायरवॉल में चेक होगा, फिर वैन के पास वो चला जाएगा. ओके स्टूडेंट, आगे बात करते हैं. As shown in figure 5.21, firewall is a device. Firewall is nothing but it's a kind of a device, a computer or a router placed between the network and the internet to monitor and control the traffic between the company's local network and outside the world. ये firewall क्या करता है स्टूडेंट, तो ये ट्रैफिक भी कंट्रोल करता है. ट्रैफिक कंट्रोल करना it means what? Here also I am giving one example. Suppose if there is a shopping website, okay, like a Flipkart, Amazon, Snapdeal, and the user is purchasing the product from that website, and at that time there are many users who are purchasing that product. At that time the person who is purchasing first, that person get the response first, and this everything is maintained by this firewall, because this firewall is monitoring traffic
as well as the internet. The firewall is handling the main control the traffic between the company's network as well as outside the world. The primary goal of the firewall is to keep intruders away from the company's e-commerce infrastructure. और फायरवॉल का दूसरा जो यूज़ है, जो प्राइमरी गोल है, वो इंट्रोड्यूस को कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होने देती. यानी द प्राइमरी गोल ऑफ फायरवॉल इज टू कीप इंट्रोड्यूस अवे फ्रॉम द कंपनीज ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर. उसको वहाँ से दूर रखती है. क्यों स्टूडेंट? बिकॉज इट इंश्योर्स दैट द कंपनीज क्रूशियल डेटा इज कीप सेफ एंड नॉट एक्सेस बाय द इंट्रोड्यूस. अगर कोई अननोन पर्सन है और कोई डेटा अगर वो देखना चाहता है कंपनी का इंटरनल डेटा, तो वो देख नहीं सकता बिकॉज ऑफ द फायरवॉल. राइट? फायरवॉल क्यों लगाई जाती है, तो उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हमें देखनी है. तो अ फायरवॉल प्रोटेक्ट द लोकल नेटवर्क अगेंस्ट द फॉलोइंग. क्या क्या चीज़ें फायरवॉल करता है? तो फर्स्ट प्रोटेक्शन, फर्स्ट यूजेज ईमेल सर्विसेज दैट समटाइम क्रिएट प्रॉब्लम. जब भी कोई भी कंपनी से हम लोग को ईमेल आता है तो उसमें कभी भी अगर इनकेस प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पे फायरवॉल प्रोटेक्ट करती है. सेकेंड, अनडिजायरेबल मटेरियल लाइक फोटो वीडियो एंटरिंग इनटू लोकल नेटवर्क. जैसे कि कोई बाहर से कोई फोटोज आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, एंटरिंग आर लोकल नेटवर्क, एट दैट टाइम द फायरवॉल विल बी प्रोटेक्ट. देन अनऑथराइज पर्सन गेनिंग एक्सेस टू लोकल नेटवर्क. कोई अनऑथराइज पर्सन है जिसको वहाँ पे अथॉरिटी नहीं है और वो एक्सेस कर रहा है लोकल नेटवर्क, तो वहाँ पे फायरवॉल प्रोटेक्ट करेगा. अनऑथराइज डेटा और इंफॉर्मेशन लिविंग द कंपनी नेटवर्क. कोई अनऑथराइज डेटा या इंफॉर्मेशन वहाँ से लेके जा रहे कंपनी नेटवर्क से, तो वहाँ पे फायरवॉल प्रोटेक्ट करेगा. ब्लॉक्स द ट्रैफिक फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड टू द लोकल नेटवर्क. यहाँ पे हम लोग ने देखा कि ये ट्रैफिक जो है इसको ब्लॉक करके रखता है हमारे कंपनी के लोकल नेटवर्क से. एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक. और कोई भी अगर इंटरनेट नेटवर्क अटैक होता है तो वहाँ पे भी फायरवॉल हमें प्रोटेक्ट करता है. तो समझ में आया स्टूडेंट? फायरवॉल और एंटीवायरस सेम नहीं है. एंटीवायरस जो है वो वायरस को एंटर नहीं होने देता और फायरवॉल जो है वो आउटसाइड द वर्ल्ड, यानी कोई कंपनी का अगर वेबसाइट है तो उसको प्रोटेक्ट करता है. अगर कोई कंपनी का नेटवर्क है, लोकल नेटवर्क में कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है अंदर का वो बाहर जाने नहीं देता. बाहर के लोगों को अंदर के बारे में इंफॉर्मेशन पता नहीं चलती. इसकी वजह से हम लोग फायरवॉल यूज करते हैं. फायरवॉल एक डिवाइस है. ओके स्टूडेंट, चलो अभी बात करते हैं नेक्स्ट security measures, that is digital certificate. Now what is digital certificate? Digital certificate or digital ID are used for proving our identity in electronic transaction. digital certificate जो है वो हम लोग की आइडेंटिटी बताता है. यहाँ पे हम लोग के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग आईडी, और what we can say ATM. These all are our digital ID, right? Just as we have a driving license or a passport prove our identity in a real world. स्टूडेंट, अगर हम लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो या पासपोर्ट है तो वो सब जगह वैलिड है. क्यों? बिकॉज उसमें जो भी आइडेंटिटी मिलेगी वो रियल होगी, वो फेक नहीं होगी. With a digital certificate, we can assure the business organization, online services and friends that the electronic information they receive from us are authentic. मतलब जो भी बिजनेस कंपनी है, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग हम लोग से कोई ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमें, तो ये एश्योरिटी देती है कि जो भी हम लोग की इंफॉर्मेशन है दैट इज ऑथेंटिक, दैट इज ट्रू, इट्स नॉट फेक. Digital certificate is issued by the trusted third party to establish the identity of the holder. डिजिटल सर्टिफिकेट ये कौन इशू करता है? तो TTP जिसको बोला जाता है, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी इशू करती है. और ये हर एक आइडेंटिटी हर एक यूजर के लिए होती है. द थर्ड पार्टी हु इशू सर्टिफिकेट इज नोन एज सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, जिसको CA बोलते हैं. जो थर्ड पार्टी जो है जो सर्टिफिकेट ये इशू करते हैं उसको CA बोलते हैं. CA का फुल फॉर्म है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी.
Digital certificate contains the holder name, serial number, expiration dates, copy of the certificate holder, public key which is used for encrypting message and digital signature. एज वेल एज स्टूडेंट डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल सर्टिफिकेट क्या करता है, तो उसमें आपका नाम होगा, फिर सीरियल नंबर होगा, एक्सपायरी डेट भी होगी। अगर कोई भी आपके पास पासपोर्ट है, व्हीकल लाइसेंस है, तो इसका एक्सपायरी डेट ज़रूर होता है। कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर, public key which is used for encrypting message and digital signature, and the digital signature of the certification authority so that a receiver can verify that the certificate is real. As well as student, the if you pass 10th standard or 12th standard, after that whatever the result you are getting, that is also the one kind of your digital certificate, because the whatever number written on your result, or whenever you are getting the hall ticket, at that time you can see there is the barcode, right, in the square box. If any person, if any company scan that, they can get the real identity of that person, of that student, and there they are using digital certificate. Now our next security measure is cryptography. Now what is cryptography? Cryptography is an art of protecting the information by transforming it into an unreadable form. क्रिप्टोग्राफी स्टूडेंट क्या है? तो क्रिप्टोग्राफी हम लोग को जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी, उसको ट्रांसफर करता है अनरीडेबल फॉर्म में। यानी पहले यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी अगर आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो, तो व्हाट्सअप में जब भी मैसेज सेंड करना होता है, तो उसके ऊपर एक मैसेज आता है कंटिन्यूसली, योर मैसेज इज इन एनक्रिप्शन फॉर्मेट। ओके, एनक्रिप्शन फॉर्मेट यानी क्या? द वॉट एवर मैसेज यू आर सेंडिंग, suppose A person is sending to the B person hi, but when it getting to the B person, at that time if anybody changes and it's written the by, then it will be work, not work, right? अगर हमने A person ने अगर hi लिख के भेजा है, तो B person को by नहीं आना चाहिए, उसके जगह उसको hi नाम का ही मैसेज आना चाहिए, राइट? तो अगर जब ये मैसेज नेटवर्क के थ्रू दूसरे पर्सन तक पहुंचता है, at that time that message is in encrypted format, and when it's getting to the receiver, at that time again it is decrypted. Okay student, so we let's see in detail. Encryption is the transformation of normal text known as plain text. encryption क्या है? तो वो ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मल टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट यानी प्लेन टेक्स्ट एक ही है, इसको ये ट्रांसफर करेगा अनरीडेबल और सीक्रेट टेक्स्ट में। सीक्रेट टेक्स्ट या अनरीडेबल यानी जो अदर यूजर होगा, कोई अदर पर्सन होगा, तो वो इसको रीड नहीं कर पाएगा, एंड नोन एज साइपर टेक्स्ट। ऐसा टेक्स्ट जो कोई पढ़ नहीं सकता, तो उसको हम लोग अनरीडेबल टेक्स्ट, सीक्रेट टेक्स्ट या साइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ओके, यूजिंग एनक्रिप्शन अल्गोरिथम, और उसको एनक्रिप्ट किया जाता है अल्गोरिथम के थ्रू, जिसको एनक्रिप्शन अल्गोरिथम बोला जाता है। और सीक्रेट की इज यूज टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट अ मैसेज, एंड सीक्रेट की जो है वो कोई भी मैसेज होगा तो उसको एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए यूज होती है। इट डज नॉट हाइड द टेक्स्ट बट कन्वर्ट इट इनटू अदर टेक्स्ट दैट डज नॉट मेक एनी मीनिंग। जो क्रिप्टो सीक्रेट की है वो कोई मैसेज जो है होगा आपका, तो उसको हाइड नहीं करती है, बल्कि जो भी टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट करती है कोई और टेक्स्ट में, यानी उसकी वजह से उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। वो टेक्स्ट पढ़ने के बाद भी कोई भी यूज़र है तो उसको कोई क्ल्यू नहीं मिलेगा, वो मैसेज एक जस्ट कॉमन मैसेज होगा जिससे कुछ मीनिंग ही नहीं बनेगा। इट्स पर्पज इज टू एंश्योर प्राइवेसी बाय कीपिंग द इंफॉर्मेशन हिडन फ्रॉम एनीवन ऑन द इंटरनेट एक्सेप्ट द रिसीवर ऑफ द मैसेज। यानी जो मैंने समझाया स्टूडेंट कि ये एक एश्योरिटी देगा आपको कि जो भी आपने मैसेज लिखा है वो इंटरनेट में जो भी यूज़र हैं, यानी रिसीवर के अलावा कोई अदर पर्सन अगर इसको एक्सेस करने की कोशिश कर दे तो वो इसको एक्सेस नहीं करवाएगा, उसको वो पढ़ नहीं पाएगा। ओके स्टूडेंट, तो मैसेजेस आर एनक्रिप्टेड just before they are sent on the internet or network.
When the encrypted message is received by the receiver, it need to be decrypted. जब भी वो रिसीवर के पास जाएगा वो मैसेज, तो उसको वो डिक्रिप्ट कर देगा. तो डिक्रिप्शन इज द रिवर्स ऑफ एनक्रिप्शन. और डिक्रिप्शन क्या है? तो रिवर्स ऑफ एनक्रिप्शन है, जो आपका मैसेज जो है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है, तो वापस डिक्रिप्शन साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा. तो इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनक्रिप्टेड टेक्स्ट back into normal text, and there are number of encryption algorithm available in the market today. आज के दिनों में देर आर बहुत सारे ऐसे एनक्रिप्शन एल्गोरिथम मिलते हैं जिसकी वजह से आपका मैसेज मतलब एनक्रिप्ट हो सकता है. तो इन रिसेंट ईयर नंबर ऑफ केसेस हैज बीन रिपोर्टेड वेयर द डेटा इज ट्रांसमिटेड वाज intercepted. Encryption is used to protect data in transmit. For example, data being transferred via network like internet or e-commerce, mobile telephone, Bluetooth device and bank, automatic teller machine यानी आपका ATM. Assume that you want to send a message. यानी ये किया क्यों स्टूडेंट? तो ये सब जगह पे पहले तो यूज़ होता है. ATM हो गया, या आप डेटा कोई मोबाइल के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू या ई-कॉमर्स के थ्रू सेंड कर रहे हो इंटरनेट से, तभी ये एनक्रिप्शन टेक्निक यूज़ होती है. अब ये वर्क कैसे करती है तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे. तो सपोज एज्यूम दैट यू वांट टू सेंड अ मैसेज. आपको एक मैसेज भेजना है आपके फ्रेंड को. तो आप जो हो वो ए है और आपका फ्रेंड बी है. सपोज आपको उसको मैसेज भेजना है हाउ आर यू. तो दिस मैसेज इज सेंडिंग टू योर फ्रेंड. हाउएवर टू प्रोटेक्ट द मैसेज यू वांट टू एनक्रिप्ट इट. तो इसको सबसे पहले एनक्रिप्ट करना पड़ेगा. अभी एनक्रिप्ट कैसे होगा ये? तो यूजिंग एनक्रिप्शन वी क्रिएट अ कोडेड मैसेज to be sent to your friend. Here, the encryption mechanism substitutes each alphabet with the alphabet that come after it. Okay? अभी यहाँ पे जो algorithm यूज़ किया गया है स्टूडेंट, जो encryption टेक्निक यूज़ की गई है, ये हर एक में अलग अलग क्लू होता है. जैसे कि इसमें अभी एक अल्फ़ाबेट जो है हमारे नाम का, उसके आगे का अल्फ़ाबेट के नाम का एक algorithm बनाया गया है. जैसे कि this means that A becomes B and B becomes C and so on. So you have also told your friends that the code to decrypt is shifted by 1. जब ये फ्रेंड के पास जाएगा तो आपको उसको ये बताना है कि ये एक कि वापस शिफ्ट होगा एक से बैक साइड. ओके, योर मैसेज विल बी नाउ बी एनक्रिप्टेड एज शोन इन फिगर 5.22. जैसे कि आपने भेजा हाउ आर यू, उसको मिला IPX BSF ZPV, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा. अगर इसको थर्ड पर्सन पढ़ने जाएगा तो उसको ये पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज क्लू जो है स्टूडेंट वो आपको पता है. तो जब भी आप ये फ्रेंड्स को बताओगे कि इसको वापस आपको शिफ्ट करना है एक अल्फ़ाबेट पीछे, तो उसको वो मैसेज सही से पता चलेगा. राइट? जैसे कि यहाँ पे लिखा है H का आगे का वर्ड है I, O के आगे का वर्ड है अल्फ़ाबेट P, W के आगे का X, A के आगे का B, R के आगे का S, E के आगे का F, Y के आगे का Z. अगर Z मैसेज होगा तो Z के आगे का A लिखना है, O के आगे का P और U के आगे का V. तो जो प्लेन टेक्स्ट है इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया साइफर टेक्स्ट में. ओके स्टूडेंट, और ये जो है इसको बोलते हैं एनक्रिप्शन टेक्निक. तो योर फ्रेंड्स व्हेन ही गेट्स द मैसेज कैन डिकोड इट. एनीवन एल्स हु सीज द मैसेज इन ट्रांसमिट विल ओनली सी वर्ड कैरेक्टर. द की केप्ट हियर इज सिंपल बट यूजुअली दे आर क्वाइट लॉन्ग. सो दिस इज स्टूडेंट the encryption technique which using for making encryption and decryption. Now the next security measures is secure socket layer, जिसको हम लोग SSL बोलते हैं. चलो इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे. तो nowadays every user send various types of data from email to credit card detail. Right? हर एक पर्सन आज की डेट में ईमेल यूज़ करता है, SMS यूज़ करता है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है, डेबिट कार्ड यूज़ करता है. बट ये सब यूज़ करते तो ये सिक्योर है या नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे. द यूज़र wants this data to be protected when in transmit over the public network. राइट? हर एक का यही मेन टारगेट है कि जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है या जो भी चीज़ें मुझे प्रोवाइड की गई है, इट शुड बी टोटली सिक्योर फ्रॉम द पब्लिक नेटवर्क. राइट? आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या कोई बैंकिंग ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट आप यूज़ करते हो, तो ये सही में सिक्योर है या नहीं है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे SSL लेयर,
प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि SSL प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योरिंग वेब ट्रांजेक्शन ऑन इंटरनेट। इट वॉज डेवलप्ड बाय नेटस्केप। जो SSL प्रोटोकॉल से हमारा जो भी वेब ट्रांजेक्शन होगा इसको टोटल सिक्योर किया गया है। और ये किसने डेवलप किया है स्टूडेंट? नेटस्केप ने। ये याद रखना, ये MCQ में अभी तक बहुत बार पूछा गया है कि SSL प्रोटोकॉल who is developed, the company developed by SSL protocol, that is Netscape. During the e-commerce transaction, all the information is exchanged in secure manner using SSL by encrypting all the messages. It also provides the authentication of the merchant or shopper using a digital certificate so that the customer knows that they are communicating with a valid owner. स्टूडेंट, ये जो SSL प्रोटोकॉल है इसमें टोटली जो मर्चेंट होगा या कोई शॉपर होगा तो इनके पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट होगा जिसकी वजह से कस्टमर को ये एग्जैक्टली पता चलेगा कि जो भी इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है या जो भी हम लोग परचेस कर रहे हैं प्रोडक्ट जो भी मर्चेंट से वो प्रॉपर मर्चेंट है। और मर्चेंट को भी एश्योरिटी हो जाएगी जो भी चीज़ हम लोग कस्टमर को देना चाहते हैं वो हमारा वैलिड कस्टमर है। तो दोनों एक दूसरे के थ्रू SSL प्रोटोकॉल के थ्रू ये आइडेंटिफाई हो सकता है। टू आइडेंटिफाई वेदर अ साइट इज सिक्योर, अ सिक्योरिटी लोगो इज प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। इफ अ साइट इज सिक्योर बाय VeriSign, then the security logo of VeriSign is displayed on the login screen of the secure site. ओके स्टूडेंट, तो ये हमें देखना है। अभी आगे बात करते हैं, अगर कोई वेबसाइट है या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन साइट है तो वहाँ पे कभी कभी आपको ये VeriSign नाम का लोगो दिखेगा, यानी इट इज़ द टोटली सिक्योर। या उसके अलावा ऑन क्लिकिंग यू विल गेट द ओनर इंफॉर्मेशन एंड द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट। This indicates that the communication with the site is secure and the owner of the website is valid, who is certified by the authority like a VeriSign. The other indication of the security is that whenever connection is made to the secure site, its addresses starts from HTTPS. स्टूडेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, कभी भी आप कोई इंटरनेट बैंकिंग करते हो या कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करते हो तो वो वेबसाइट ओरिजिनल है, रियल है, ये कैसे पता करोगे? तो जब भी आप HTTPS लिखते हो, यानी कोई भी वेबसाइट के आगे अगर HTTPS आता है तो ये आपका जो URL है जिसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, ये ग्रीन कलर में हाईलाइट होना चाहिए। इट शोज दैट कि दिस इज़ योर ओरिजिनल वेबसाइट। अगर सिर्फ HTTP लिख के आता है तो वो वेबसाइट ओरिजिनल नहीं है। देखो, rather than HTTP, तो whenever any website you are accessing at that time you have to make sure that your address starts from HTTPS. Okay student, so here suppose if we want to access the SBI bank website, so here we are writing the website name www.onlinesbi.com, but before that it's coming HTTPS, yani this is your real website which is accessing by the user. अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो सिक्योर सॉकेट लेयर जो है वो ये बताता है कि वॉट एवर यू आर एक्सेसिंग दैट इज टोटली सिक्योर. सो हियर वी विल स्टॉप टुडे. इन नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न द लीगल इश्यूज इन ई-कॉमर्स एंड एम-कॉमर्स. थैंक यू स्टूडेंट.